Hello friends, in this video we are going to study about G protein coupled receptors. So in the previous video we have already covered the cell surface receptor. That was the introductory part in which we studied that there are four major cell surface receptors which includes enzyme linked receptors, enzyme associated receptors, ion channel receptors and GPCRs. So we have covered thoroughly about enzyme linked receptors and enzyme associated receptors. Now in this video we are going to study GPCRs, which is G protein coupled receptors. What's the meaning of G protein? G proteins are actually GTP or GDP binding proteins. These proteins are actually coupled or associated with the receptors, and that's why we call them as GPCRs. GPCRs are 7 transmembrane alpha helices or serpentine receptors, which have been already explained in the introductory video of cell surface receptors. Over here we can see that G proteins coupled receptors, which is GPCR, they regulate the activity of trimeric GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स. GTP के साथ बाइंड करने वाली प्रोटीन्स जो हैं वो एक रिसेप्टर के साथ कपल्ड रहती हैं और इसीलिए हम उनको GPCRs कहते हैं. और GPCRs जो हैं वो रेगुलेट करती हैं एक्टिविटी को, GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स की एक्टिविटी को. सो GPCRs रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ट्राइमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन. अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ट्राइमेरिक. ट्राइमेरिक का मतलब है 3 अलग अलग यूनिट्स हैं जी प्रोटीन की जो कि रिसेप्टर के साथ कपल्ड है. और ये 3 यूनिट्स का नाम है जी अल्फ़ा, जी बीटा एंड जी गामा सब यूनिट्स. ये तीनों के तीनों एक हेट्रोट्राइमर्स हैं. 3 हैं तो ट्राइमर हैं और तीनों अलग अलग नेचर की हैं तो हेट्रोट्राइमर्स हैं. और ये तीनों जो सब यूनिट्स हैं जी प्रोटीन की, ये किसके साथ कपल्ड होती है? रिसेप्टर के साथ. और ये जो रिसेप्टर है वो किस तरह का है? दैट रिसेप्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस. इसकी डायग्राम भी आपको अगले पेज पे या अगले जब हम फर्दर पढ़ेंगे GPCR की एक्टिविटी तो उसमें आपको दिखाई जाएगी. यहाँ पे जो ये 3 सब यूनिट्स हैं, ये जो हेट्रोट्राइमर्स हैं, ये जो है इनएक्टिव स्टेट में रिसेप्टर के साथ बाउंड रहती हैं. And they bound at G alpha subunit by a molecule of GDP. होता क्या है कि G अल्फ़ा, G बीटा और G गामा सब यूनिट, ये तीनों की तीनों सब यूनिट्स G प्रोटीन की कपल्ड होती हैं रिसेप्टर के साथ. और जब ये तीनों प्रोटीन्स रिसेप्टर के साथ कपल्ड होती हैं तो ये जो G अल्फ़ा सब यूनिट है उसके साथ जो है GDP बाउंड होता है और ये एक इनएक्टिव स्टेट होती है जहाँ पे रिसेप्टर के पास कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं करता. तो उस स्टेट में GPCR में ये जो G प्रोटीन्स हैं ये इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ G अल्फ़ा विद द GDP. और ये तीनों के तीनों ट्राइमर्स जो हैं वो कपल्ड होते हैं रिसेप्टर के साथ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो लाइगेंड जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ligand binding by the receptor induces G alpha subunit to releases its bound GDP. होता क्या है कि जैसे ही ligand जो है वो रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है वैसे ही G अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो रिलीज़ हो जाती है. और वो रिलीज़ होके जो उसके साथ GDP बाउंड होता है वो निकल जाता है और G अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जो GDP लगा है वो निकल गया और उसकी जगह पे GTP लग जाता है. तो G अल्फ़ा सब यूनिट में बहुत चेंज आता है जैसे ही एक लाइगेंड जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. यहाँ पे जो ये GDP निकलता है और GTP लग जाता है, ये एक मॉलिक्यूल के कारण होता है जिसका नाम है GEF, दैट इज़ ग्वेनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. So because of the guanine nucleotide exchange factor, GDP gets removed and GTP gets attached with the G alpha subunit because of the ligand binding with the receptor. So this activates the G protein. अब ये जो ट्राइमर था अल्फ़ा बीटा गामा का, ये अब एक्टिवेट हो गया है. एक्टिवेट कैसे होता है कि जैसे ही G अल्फ़ा के साथ GDP बाउंड हुआ तो
जी अल्फ़ा सब यूनिट जो है ये अलग हो जाता है और जी बीटा और गामा भी अलग हो जाते हैं. सो दिस एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन विच अनकपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर. ये सारा का सारा जो जीटीपी का तीनों ट्राइमर्स हैं ये रिसेप्टर से अनकपल्ड हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं. और अनकपलिंग जो है वो दो तरीके से होती है. पहला क्या होता है कि जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है जो कि अभी जीटीपी के साथ बाउंड हो जाती है वो अलग हो जाती है, और जो बीटा गामा है वो एक डाइमर की फॉर्म में अलग होते हैं. तो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से बीटा गामा डाइमर की फॉर्म में अलग हो जाते हैं, और जी अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो जीटीपी के साथ बाउंड होके एक्टिव होके डिसएसोसिएट हो जाती है. ये जो है एक साइकिल मैंने दिखा रखा है. दिस साइकिल एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि किस तरह से पूरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक साइकिल चलता है. तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक जी प्रोटीन है. मैंने बताया है कि जो जी प्रोटीन है वो एक हेट्रोट्राइमर है. तो हेट्रोट्राइमर का मतलब है अल्फ़ा बीटा और गामा से बनी है. ये जी प्रोटीन अभी इनएक्टिव स्टेट में है और एम्प्टी स्टेट में है. सो दिस इज़ द एम्प्टी स्टेट ऑफ जी प्रोटीन. अब हमने इसमें जीटीपी ऐड कर दिया तो हो गया जीटीपी बाइंडिंग. जैसे ही जीटीपी जी प्रोटीन के साथ आएगा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगी. और एक्टिव कैसे होंगी, एक्टिव इस तरीके से होंगी कि जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है, जी अल्फ़ा की जो सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएगी जीटीपी के साथ, और जो बीटा गामा है वो एक डाइमर की फॉर्म में अलग हो जाएंगी. तो ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है जिसके साथ जीटीपी बाउंड है ये जो है फर्दर शो करेगा डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग. उसके बाद जैसे ही ये सिग्नलिंग शुरू होकर सारा काम ख़त्म हो गया तो अब इस एक्टिव स्टेट को फिर से हमें इनएक्टिव करना है और रोकना है, क्योंकि रेगुलेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर साइकिल हमने शुरू किया है या सिग्नलिंग शुरू हुई है तो उसको कहीं ना कहीं रुकना भी पड़ता है. तो रोकने के लिए हमारे पास एक और प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं गैप. गैप का फुल फॉर्म है जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन. ये जो गैप है इसका काम है जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करा देना. तो ये जो बाउंड जीटीपी है जिसने जी अल्फ़ा को एक्टिवेट कर रखा है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गैप, जिसके कारण ये जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप है ये निकल जाता है और जीटीपी फिर से क्या बन जाता है, जीडीपी. और जैसे ही जीडीपी जी अल्फ़ा सब यूनिट के साथ अटैच हुआ और तो ये जी अल्फ़ा सब यूनिट क्या हो जाती है, रीएसोसिएट हो जाती है बीटा गामा के साथ, और ये सारे के सारे जी प्रोटीन किसके साथ कपल हो जाते हैं, फिर से कपल हो जाते हैं जीपीसीआर के साथ. तो इस तरह से जो है फिर से ये इनएक्टिव स्टेट अटेन हो जाती है. अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे पास और आ जाते हैं विच इज़ जी डी टी एंड जी ई एफ. जी डी टी क्या है, जी डी टी है जी डी पी डिस एसोसिएशन फैक्टर. ये जो जी डी पी डिस एसोसिएशन फैक्टर है इसका क्या काम है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ जी डी पी. तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है जी डी पी की रिलीज़ को. और दूसरा हमारे पास है जी ई एफ. जी ई एफ मैंने पहले बताया इज़ अ ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. ये क्या करता है, ये जी प्रोटीन से जो है जीडीपी को निकाल देता है. ये हम देख सकते हैं कि जीईएफ ने क्या किया, जीडीपी को इस इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी निकाला. जीडीपी निकालने के बाद इसी जीएफ ने जो है जीटीपी को बाइंड करने में मदद की विद द जी प्रोटीन, और वैसे ही जी प्रोटीन एक्टिव हो गया. तो इस तरह से ये साइकिल जो है चलता रहता है और सिग्नलिंग जो है वो रेगुलेट होती रहती है. अब यही चीज़ मैं आपको एक्चुअल में एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सो हेयर दिस रिप्रेजेंट्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो लेयर है ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करती है. ये बाहर का रीजन इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन एंड दिस इज़ द इंट्रासेलुलर और वी कैन से साइटोप्लाज्मिक रीजन. तो ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर का, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ दी जी प्रोटीन जीपीसीआर. ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये जीपीसीआर को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रिसेप्टर है हमारे पास, दिस रिसेप्टर इट क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइम्स. तो ये 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. सो वी कॉल इट एज अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर. इट हैज़ अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस. तो ये जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस हैं दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ जीपीसीआर.
अब हम देख सकते हैं कि ये रिसेप्टर है तो इट्स अ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर विच इज़ हैविंग द एन टर्मिनल एट द एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड सी टर्मिनल एट द इफेक्टर डोमेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो यहाँ पे एक सी टर्मिनल है और एन टर्मिनल है। अब ये जो रिसेप्टर है इसके साथ जी प्रोटीन कपल्ड है, तभी हम इसको GPCR कहते हैं। अब ये जो जी प्रोटीन कपल्ड है उसमें 3 यूनिट्स होती हैं GTP की, जी प्रोटीन की, विच इज़ जी अल्फ़ा, जी बीटा, जी गामा। ये जो है तीनों जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और ये तीनों जो हेट्रोट्राइमर्स हैं ये तीनों एसोसिएट रहते हैं या कपल्ड रहते हैं विद द रिसेप्टर, और इनके साथ जी अल्फ़ा के साथ जो है GDP बाउंड रहता है और ये स्टेट होती है इनएक्टिव। ये इनएक्टिव स्टेट है जब जी अल्फ़ा के साथ GDP बाउंड रहता है। अब जैसे ही लाइगेंड आया, जैसे ही एक लाइगेंड आएगा एट द एंड टर्मिनल और ये बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ, वैसे ही चेंजेस आएंगे सी टर्मिनल पे। सी टर्मिनल पे क्या होगा कि ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है इसके साथ ये जो GDP बाइंड है ये GDP निकल जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह लग जाएगा GTP। तो GDP रिमूव हो जाएगी और GTP एडिड हो जाएगी। और ये GTP एडिड किसकी मदद से होती है? GEF की मदद से। और ये GEF कैसे एक्टिवेट होता है? ये सी टर्मिनल की एक्टिवेशन है। सी टर्मिनल की एक्टिविटी होती है GEF। तो सी टर्मिनल जो है GEF एक्टिविटी शो करता है, दैट इज ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है? GDP को रिमूव कराता है और GDP को ऐड कराता है जी अल्फ़ा के साथ। अब जैसे ही जी अल्फ़ा के साथ GTP लग गया तो जी अल्फ़ा सब यूनिट हो गई एक्टिव। अब ये जी अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जब एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं कि इस पूरे के पूरे रिसेप्टर के साथ ही जी प्रोटीन अनकपल्ड हो जाता है। अनकपल्ड दो तरीके से होता है। पहला तो जी अल्फ़ा जो है GTP में चेंज हो जाता है, GDP हट जाता है और GTP लग के एक एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है। और बीटा और गामा जो सब यूनिट्स हैं जी प्रोटीन के, वो एक डाइमर की फॉर्म में अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं। तो जी बीटा गामा डिसएसोसिएट्स इन द फॉर्म ऑफ ए डाइमर वाइल जी अल्फा डिसएसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ हैविंग GTP इन इट्स एक्टिव स्टेट। तो अपनी एक्टिव स्टेट में ये GTP के साथ लगा अलग हो जाता है, राइट। अब ये जो जी अल्फ़ा जो कि एक्टिव है इसके पास होता है, अब इसने आगे क्या करना है? इसने शुरू करनी है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। तो ये जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है ये किसकी मदद से होती है? ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग एक इफेक्टर मॉलिक्यूल की मदद से होती है। अब एक इफेक्टर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इस इफेक्टर मॉलिक्यूल ने क्या करना है? ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इफेक्टर मॉलिक्यूल इज राइट नाउ इन द इनएक्टिव स्टेट, बट एज it associates with the active state of G alpha subunit which is bounded to GDP, it becomes active। जैसे ही ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जी अल्फ़ा के साथ कांटेक्ट में आएगा, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव यूनिट जो है वो फर्दर क्या करेंगी? ये फर्दर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे नीचे डायग्राम में मैंने दिखाया है, अगेन दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स कंसिडर दिस एज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक रीजन। अभी जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जी अल्फ़ा सब यूनिट है जो GTP के साथ बाउंड है और ये एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है। अब इफेक्टर मॉलिक्यूल में क्या होगा? इफेक्टर मॉलिक्यूल हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एडिनाइल साइक्लेज इज द इफेक्टर मॉलिक्यूल। अब ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? ATP से CAMP बनाएगा और CAMP इज द साइक्लिक adenosine monophosphate. So this is cyclic adenosine monophosphate which act as a second messenger. अब ये सेकेंड मैसेंजर है तो सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा? फर्दर फॉस्फोराइलेशन कराएगा, फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कराएगा और सिग्नलिंग अपनी जो भी इसका जो एंड फंक्शन है, जो भी इसने प्रोटीन या टारगेट जीन्स को एक्टिवेट करना है वो कर देगा। तो यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर्स भी बनते हैं in the GPCRs। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है टू नोट दैट सेकेंड मैसेंजर्स आर
यूजुअली और मोस्टली फॉर्म्ड इन दी GPCR सिग्नलिंग। तो जितने भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर्स देखे जा सकते हैं। अब सेकेंड मैसेंजर्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बनते हैं इन रिस्पॉन्ड टू द प्राइमरी मैसेंजर्स, और प्राइमरी मैसेंजर्स हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि इफेक्टर जो है जी अल्फ़ा के साथ एसोसिएट होता है और ये सारे अपने डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग शुरू कर देता है। अब इसके बाद हमें सिग्नलिंग ख़त्म भी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऑन हो गई तो ऑन ही रहेगी, इसको हमने ऑफ भी करना है, इसको हमने लगातार अनरेगुलेटेड वे में ऑन नहीं रखना होता। तो बॉडी क्या करती है, इसको इस सिग्नलिंग को ऑफ कराने के लिए भी इसके पास एक मतलब कि एक मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है, और वो मैकेनिज़्म क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का। अब इस जी अल्फ़ा जो कि एक्टिव यूनिट है, एक्टिव सब यूनिट है जी प्रोटीन की, इसको अब हमने बंद करना है या रेगुलेट करना है। तो रेगुलेशन के लिए वी हैव GTP हाइड्रोलिसिस। तो GTP हाइड्रोलिसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप। अब गैप क्या है, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, ये क्या करेगा, ये गैप जो है, गैप धीरे धीरे क्या करेगा, इसके पास आएगा और GTP को रिमूव करेगा, या एक यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव करेगा और GTP को कन्वर्ट कर देगा GDP में। तो जैसे ही GTP GDP में कन्वर्ट हुई, ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है जी प्रोटीन की, ये एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गैप विच कन्वर्ट्स द GTP इनटू GDP, हेंस दिस जी अल्फा सब यूनिट्स अगेन inactivates, and this inactivated G alpha subunit again binds to its or again gets reassociated with its beta gamma dimer as well as gets coupled to the G protein। अब यहाँ पे हम ये जो G प्रोटीन का ये जो रिसेप्टर देख रहे हैं, ये जो रिसेप्टर के साथ इसने रीएसोसिएशन और कपलिंग की है, ये कपलिंग में हमने देखा अब लाइगेंड मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर लाइगेंड यहाँ पे बाइंड होता तो ये फिर से एक्टिव हो जाती। तो जैसे ही लाइगेंड हट जाता है, ये फिर से क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इस तरीके से अपनी फंक्शनिंग करते हैं। हमने पहली वीडियो में जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि जो GPCRs होते हैं उसमें भी बहुत सारे हम पाथवेज पढ़ते हैं, जैसे कि CAMP PKA सिग्नलिंग, PLC सिग्नलिंग जिसको DAG IP3 पाथवे बोलते हैं, विजन पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, cholera toxin signaling, all these comes in the GPCRs, and there are so many secondary messengers that we study in GPCRs, so that we will study in the further videos. I hope that you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.